हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अपनी पाठशाला। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको स्मृति का पूरा पाठ पढ़ाया था। उसके साथ मैंने आपको पाठ का सारांश भी दिया था और उसका वर्ड मीनिंग्स भी दे दिया था। तो आइए देखते हैं पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न 1। भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक डर गया था। उसे लगा कि बड़े भाई झड़बेरी में बेर तोड़कर खाने के लिए डांटेंगे और उसे खूब पीटेंगे। तो जब उस आदमी ने लेखक को बुलाया कि उसके भाई उसे बुला रहे हैं, तो लेखक बहुत डर गया और उन्हें लगा कि झड़बेरी से वो जो बेर खा रहे थे, इसी की वजह से शायद उनके भैया उन्हें बहुत पीटेंगे और डांटेंगे। प्रश्न 2। मक्खनपुर जाने वाले बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं पर ढेला क्यों फेंकती थी? उत्तर। लेखक के गांव से मक्खनपुर जाने वाली राह से 36 फीट की करीब गहरा एक कच्चा कुआं था। उसमें एक सांप ना जाने कैसे गिर गया था। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली उस कुएं में इसलिए ढेले फेंकती थी ताकि सांप क्रुद्ध होकर फुफकारे और बच्चे उस फुफकार को सुन सकें। हाँ, ये तो बच्चों ने मज़े करने के लिए किया था। उन्हें पता था लेखक के गांव से दूर जो मक्खनपुर जाने वाली राह पे एक कुआं था, वो 36 फीट के करीब गहरा था और कच्चा था। मैंने कहा था कि जो कुएं का जो मतलब माप है और वो कैसा है, गहरा है और कच्चा है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जगह जगह आपको काम आएगा। तो उन सभी को पता चल गया था कि उस कुएं में एक सांप गिर गया है। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले बच्चों की टोली को उस कुएं में ढेले फेंकने में बहुत मज़ा आता था, क्योंकि वो सांप क्रुद्ध होकर जब फुफकारे तो उन्हें उसकी फुफकार सुनाई दी। प्रश्न 3। सांप ने फुफकार मारी या नहीं? ठेला उसे लगा या नहीं? ये बात अब तक स्मरण नहीं। ये कथन लेखक को किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? ये कथन लेखक की बदहवास मनोदशा को स्पष्ट करता है। जैसे ही लेखक ने टोपी उतार कर कुएं में ढेला फेंका, उसकी ज़रूरी चिट्ठियाँ कुएं में जा गिरी। उन्हें कुएं में गिरते देखकर वे भौचक्का रह गया। उसका ध्यान चिट्ठियों को बचाने में लग गया। वे ये देखना भूल गया कि सांप को ढेला लगा या नहीं, और वो फुसकारा या नहीं। ये लेखक की बहुत ही बदहवास मनोदशा को स्पष्ट करता है, क्योंकि जैसे ही लेखक टोपी उतार कर ढेला फेंकता है तो उसकी ज़रूरी चिट्ठियाँ नीचे गिर जाती हैं। उन्हें कुएं में गिरता देखकर लेखक बहुत ही चकित रह जाता है और उसका ध्यान चिट्ठियों को बचाने में लग जाता है। वे ये ध्यान देना ही भूल जाता है कि सांप को ढेला लगा था या फिर उसने कोई आवाज़ किया था या नहीं। प्रश्न 4। किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय किया? लेखक द्वारा चिट्ठियों को कुएं से निकालने में निम्नलिखित कारण है। लेखक को झूठ बोलना नहीं आता था। चिट्ठियों को डाक खाने में डालना लेखक अपनी जिम्मेदारी समझता था। लेखक को अपने भाई से रुई की तरह पिटाई होने का भय था। वे सांप को मारना बाएं हाथ का काम समझता था, जिससे चिट्ठियाँ उठाना उसे आसान लग रहा था। तो लेखक ने कुएं में से चिट्ठी निकालने का निर्णय किया, क्योंकि उनको झूठ बोलना तो नहीं आता था और चिट्ठियाँ डाक खाने में डालने का उन्हें एक जिम्मेदारी भी मिला था, और वो उनके भाई के पिटाई से बहुत डरते थे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि सांप को मारना तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, तो क्यों ना चिट्ठियाँ निकाल ली जाए और डाक खाने तक पहुंचा दी जाए। प्रश्न 5। सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियाँ अपनाई? उत्तर। सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने निम्नलिखित युक्तियाँ अपनाई। उसने मुट्ठी भर मिट्टी फेंककर सांप का ध्यान उधर लगा दिया। उसने अपने हाथ का प्रहार करने की बजाय उसकी तरफ डंडा बढ़ा दिया, जिससे सांप ने सारा विष डंडे पर उगल दिया।
तो लेखक ने ध्यान बटाने के लिए एक मुट्ठी भर मिट्टी सांप की तरफ फेंका ताकि उसका ध्यान उस मिट्टी की तरफ चला जाए। फिर अपने हाथों का प्रहार करने की बजाय उसकी तरफ डंडा बढ़ा दिया ताकि सांप उस डंडे को लेखक समझकर काट ले, और सांप ने अपना सारा विष उस डंडे पर उगल दिया था। प्रश्न 6, कुएं में उतरकर चिट्ठियां को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, मैं जो आपको ये वर्णन दूंगी या आपको ज्यों के त्यों लिखने हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। आप अपने खुद से भी वर्णन करके लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि आपने जो इन्फॉर्मेशंस उसमें दिए हैं वो सही के सही हैं, मतलब कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप ना दें। कुएं में चिट्ठियाँ गिर जाने पर लेखक ने रोना धोना छोड़कर भयानक निर्णय लिया। उसने अपनी और अपने छोटे भाई की 5 धोतियों को एक दूसरे से बांधा। इसके एक छोर में डंडा बांधकर उसे कुएं में उतार दिया और दूसरे सिरे को कुएं की डेंग में बांधकर भाई को पकड़ा दिया। अब उन धोतियों के सहारे लेखक कुएं में उतर गया और कुएं के धरातल से 4-5 गज ऊपर लटककर सांप को देखने लगा। सांप की फन फैलाए लेखक की प्रतीक्षा कर रहा था। लेखक ने कुएं की दीवार में पैर जमाकर कुछ मिट्टी गिराई। इससे सांप का ध्यान बढ़ गया। वे मिट्टी पर मुंह मार बैठा। इस बीच लेखक ने डंडे से जब चिट्ठियां सरकाई तो सांप ने जोरदार प्रहार किया और अपनी शक्ति के प्रमाण स्वरूप डंडे पर 3-4 जगह विस्फोट कर दिया। इससे लेखक का साहस बढ़ा। उसने चिट्ठियां उठाने का प्रयास किया तो सांप ने वार किया और डंडे से लिपट गया। इस क्रम में सांप की पूंछ का पिछला भाग लेखक को छू गया। ये देख लेखक ने डंडे को पटक दिया और चिट्ठियां उठाकर धोती में बांध दिया, जिन्हें उसके भाई ने ऊपर खींच लिया। अब लेखक ने कुएं की दीवार से कुछ मिट्टी सांप के दाहिनी ओर फेंकी। सांप उस पर झपटा। अब लेखक ने डंडा खींच लिया। लेखक ने मौका देखा और जैसे तैसे हाथों के सहारे सरक कर 36 फुट गहरे कुएं से ऊपर आ गया। तो ये एक्सप्लेनेशन आप खुद से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बहुत छोटा करके दिया है ताकि आपको समझ में आए। तो प्रश्न 7, इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है? उत्तर, बालक प्राय शरारती होते हैं। उन्हें छेड़छाड़ करने में आनंद मिलता है। यदि उनकी छेड़छाड़ से कोई हलचल होती है तो वे उसमें बहुत मज़ा लेते हैं। सांप को व्यर्थ में ही फफकारते देखकर वे बड़े खुश होते हैं। बालकों को प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में विहार करने में भी असीम आनंद मिलता है। वे झरबेरी के बेर तोड़ कर खाते हैं तथा मन में आनंदित होते हैं। वे आम के पेड़ पर चढ़कर डंडे से आम तोड़कर खाने में खूब आनंद लेते हैं। तो यहाँ पर बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है। यहाँ पर कहा गया है कि बालक प्राय बहुत शरारती होते हैं। उन्हें छेड़छाड़ करने में बहुत आनंद मिलता है। यदि उनकी छेड़छाड़ से कोई हलचल होती है तो उसमें बहुत मज़ा लेते हैं। सांप को व्यर्थ में ही फफकारते देखकर वे बड़े खुश होते हैं। बालकों को प्रकृति की स्वच्छंदता वातावरण में विहार करने में असीम आनंद मिलता है। वे झरबेरी में बेर तोड़कर खाते हैं तथा उनके मन में आनंदित होते हैं। वे आम के पेड़ पर चढ़कर डंडे से आम तोड़कर खाने में खूब आनंद लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा इस कहानी में कि लेखक अपने डंडे से आम तोड़कर खाते हैं और झरबेरी से बेर तोड़कर भी खाते हैं। प्रश्न 8, मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं का आशय स्पष्ट कीजिए। मनुष्य किसी कठिन काम को करने के लिए अपनी बुद्धि से योजनाएं तो बनाता है, किंतु समस्याओं का वास्तविक सामना होती है ये योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं।
तब उसे यथार्थ स्थिति को देखकर काम करना पड़ता है। इस पाठ में लेखक ने सोचा था कि कुएं में उतरकर वे डंडे से सांप को मार देगा और चिट्ठियाँ उठा लेगा, परंतु कुएं का काम व्यास देखकर उसे लगा कि यहाँ तो डंडा चलाया ही नहीं जा सकता। उसने जब सांप को फन फैलाए अपनी प्रतीक्षा करते पाया तो सांप को मारने की योजना उसे एकदम मिथ्या और उल्टी लगने लगी। तो हम जो योजनाएं बनाते हैं और जो होना होता है वो बहुत ही उल्टा किस्म का होता है। जो होना होता है हमारे साथ वो तो जैसे तैसे हो जाता है, लेकिन हमारी योजना के बहुत बड़े होता है। तो मनुष्य किसी भी कठिन काम को करने के लिए अपनी बुद्धि से योजना बनाता है, किंतु समस्याओं का वास्तविक सामना होते ही योजनाएं एकदम उल्टी पड़ जाती हैं। उसे तब उस यथार्थ स्थिति को देखकर काम करना पड़ता है। और इस पाठ में भी लेखक ने सोचा था कि वे कुएं में उतरकर डंडे से सांप को मार देंगे और चिट्ठियाँ उठा लेंगे, परंतु कुएं के कम व्यास देखकर लेखक को लगा कि यहाँ तो डंडा चलाया ही नहीं जा सकता। उसने जब सांप को फन फैलाए अपनी प्रतीक्षा करते पाया तो सांप को मारने की योजना उसे एकदम मिथ्या और उल्टी लगने लगी। 9. फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। लेखक ने कुएं से चिट्ठियां निकालने के लिए कुएं में उतरने का दृढ़ निश्चय कर लिया। इस दृढ़ निश्चय के सामने फल की चिंता समाप्त हो गई। उसे लगा कि कुएं में उतरने तथा सांप से लड़ने का फल क्या होगा, यह सोचना उसका काम नहीं है। परिणाम तो प्रभु इच्छा पर निर्भर है। इसीलिए वे फल की चिंता छोड़कर कुएं में घुस गया। तो लेखक कुएं में चिट्ठियां निकालने के लिए कुएं में उतरने का दृढ़ निश्चय करता है। इस दृढ़ निश्चय के सामने फल की चिंता समाप्त हो गई। उसे लगा कि कुएं में उतरने तथा सांप से लड़ने का फल क्या होगा, ये सोचना उसका काम नहीं है, परंतु सब कुछ तो प्रभु की इच्छा पर निर्भर है। इसीलिए वे फल की चिंता छोड़कर कुएं में घुस गया। तो आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं। बड़े भाई द्वारा बुलाए जाने की बात सुनकर लेखक की क्या दशा हुई और क्यों? बड़े भाई द्वारा बुलाए जाने की बात सुनकर लेखक घबरा गया। उसे बड़े भाई द्वारा पिटाई किए जाने का भय सता रहा था। वे कड़ी सर्दी और ठंडी हवा के प्रकोप के बीच अपने छोटे भाई के साथ झरबेरी के बेर तोड़ कर खा रहा था। कहीं बेर खाने के अपराध में ही तो उसे नहीं बुलाया जा रहा था। तो लेखक ने जब सुना कि उसके बड़े भाई ने उसको बुलाया है तो उन्हें लगा कि ज़रूर उसने कुछ ऐसा किया है कि वो गलत है और लेखक उनका भाई उनकी पिटाई करेगा। ये भय उनको सताने लगी और वो कड़ी सर्दी और ठंडी हवा के प्रकोप के बीच में अपने छोटे भाई के साथ झरबेरी की बेर तोड़कर खा रहा था। कहीं बेर खाने के अपराध में तो उन्हें बुलाया नहीं गया, ये डर उन्हें सता रहा था। नंबर 2, लेखक को अपने पीटने का भय कब दूर हुआ? लेखक अपने बड़े भाई को बुलाने पर सहमा साहब घर आया तो देखा कि उसके बड़े भाई पत्र लिख रहे हैं। भाई के पत्र लिखते देखकर वे समझ गया कि उसे इन पत्रों को डाक खाने में डालने के लिए ही बुलवाया होगा। ये सोचकर उसे अपना पीटने का भय जाता रहा। तो जब लेखक के भाई ने उसे बुलाया तो लेखक सहमा सा घर पहुंचा और देखा कि उनका भाई पत्र लिख रहा था। तो भाई को पत्र लिखते देखकर वे समझ गया कि इन पत्रों को डाक खाने में डालने के लिए ही बुलवाया होगा, इसलिए उनका पीटने का भय दूर हो गया। प्रश्न 3, डाक खाने में पत्र डालने जाते समय लेखक ने क्या क्या तैयारियां की और क्यों? डाक खाने में पत्र डालने जाते समय लेखक ने निम्नलिखित तैयारियां की। उसने और उसके छोटे भाई ने अपने अपने कानों को धोती से बांधा। उसने अपना मजबूत बबूल का डंडा साथ लिया। उनकी माँ ने उन्हें भुनाने के लिए चने दिए। उन्होंने सिर पर टोपियाँ लगाई। उन्होंने ये तैयारियां इसलिए की क्योंकि सर्दी के मौसम में तेज़ हवा हड्डियों को भी कपा रही थी। प्रश्न 4, लेखक को अपने डंडे से इतना मोह क्यों था? लेखक को अपने
डंडे से इतना मोह इसलिए था क्योंकि उसने इस डंडे से अब तक कई सांप मारे थे। वे इस डंडे से आम और राम के पेड़ों के से प्रतिवर्ष आम तोड़ता था। मतलब उनके डंडे में इतनी ही क्षमता थी कि वे उससे सांप भी मार सकता था और हर साल वे आम के पेड़ से आम भी तोड़ता था। उसे अपना मुख डंडा सचिव सा प्रतीत होता था। मतलब उसे अपना डंडा मुख डंडा मतलब जो बोल नहीं सकता परंतु बहुत काम कर सकता है, इसीलिए उसको सचिव कहा गया है। प्रश्न 5, कुएं में सांप होने का पता लेखक एवं अन्य बच्चों को कैसे चला? उत्तर, लेखक और उसके साथ अन्य बच्चे मक्खनपुर पढ़ने जाते थे। उसी रास्ते में 36 फुट गहरा सूखा कच्चा कुआं था। लेखक ने एक स्कूल से लौटते हुए उसमें झांक कर देखा और एक ढेला इसलिए फेंका ताकि वे ढेले की आवाज़ सुन सकें, पर ढेला गिरते ही उसे एक फुसकार सुनाई दी। इस तरह वे जान गए कि कुएं में सांप है। तो लेखक और उनके साथ उनके दोस्त जब पढ़ने जाते थे मक्खनपुर, तो रास्ते में एक 36 फुट का गहरा सूखा कच्चा कुआं पड़ता था और एक दिन लेखक जब लौटते समय उसमें झांक रहे थे तो उन्होंने सोचा कि एक ढेला फेंका जाए ताकि ढेला का आवाज़ वे सुन सकें। लेकिन ढेला गिरते ही एक फुसकार की आवाज़ आई। तो इसी तरह उन्होंने जाना कि उस कुएं में सांप था। प्रश्न 6, लेखक पर बिजली सी कब गिर पड़ी? उत्तर, लेखक अपने छोटे भाई के साथ मक्खनपुर डाक में चिट्ठियाँ डालने जा रहा था। उसके साथ उसका छोटा भाई भी था। उस रास्ते में एक कुआं पड़ता था जिसमें सांप गिर पड़ा था। लेखक के मन में उसकी फुसकार सुनने की इच्छा जागृत हुई। उसने एक हाथ से टोपी उतारी और उसी समय दूसरे हाथ से ढेला कुएं में फेंका। टोपी उतारते ही उसमें रखी चिट्ठियाँ कुएं में चक्कर काटते हुए गिर रही थीं। चिट्ठियों की ऐसी स्थिति देखकर लेखक पर बिजली सी गिर पड़ी। तो जब लेखक अपने छोटे भाई के साथ मक्खनपुर के डाक में चिट्ठियाँ डालने जा रहा था तो वे उसी कुएं के पास से गुजरा और उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ढेला फेंक कर उस सांप की फुसकार सुना जाए। तो जब उन्होंने एक हाथ से टोपी उतारी और उसी समय दूसरे हाथ से ढेला कुएं में फेंका तो टोपी उतारते ही उसमें रखी चिट्ठियाँ कुएं में चक्कर काटते हुए गिर रही थी। चिट्ठियों की ऐसी स्थिति देख लेखक के ऊपर बिजली आ पड़ी, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर चिट्ठियाँ सही समय में डाक तक नहीं पहुँचाया गया तो उनके भैया उन्हें बहुत डांटेंगे और पीटेंगे। तो इसी के साथ इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं और आगे तो पिछले वीडियो में मैंने इसका पूरा पाठ पढ़ाया था और आपको सारांश और शब्दार्थ भी दे दिए थे। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप मुझे मेरे पर्सनल मेल पे मेल भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।